हाय डे स्टूडेंट्स, आप अपने टेक्स्ट बुक ट्यूटोरियल्स की चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज के चैप्टर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के जिस फीचर की स्टडी करने चल रहे हैं वो हैं द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि भारत में दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, मीन्स कि दो मुख्य द्वीप समूह हैं। एक है जिन्हें हम लक्षद्वीप कहते हैं जो कि अरेबियन सी में है। दूसरा इधर है ग्रुप जो कि लक्षद्वीप से काफ़ी बड़ा है और जिन्हें हम अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स कहते हैं, और ये हैं बे ऑफ बंगाल में। तो इन्हीं को हम स्टडी करेंगे। जो टेक्स्ट मैटर में दिया गया है उसको भी हम देखेंगे, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये एरिया में भी कम है और इनकी संख्या भी कम है। दे आर मोर इन नंबर्स, दे आर लेस इन नंबर्स कंपेरेटिवली, और इनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है और जोग्राफिकल डिफरेंस भी है कि ये अब अरेबियन सी में है, ये बे ऑफ बंगाल में है। ये पूरी तरह से कोरल से बने हुए हैं लगभग, और यहाँ पे माउंटेनस आइलैंड्स भी हैं और वल्केनो ओरिजिन के भी आइलैंड्स हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे बताए हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि टेक्स्ट मैटर क्या दिया गया है। द आइलैंड्स मीन्स द्वीप समूह। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड। तो हम ऑलरेडी पहला चैप्टर भी कवर कर चुके हैं, वहाँ हमने देखा था, स्टडी किया था साइज ऑफ इंडिया। बिसाइड दिस द कंट्री हैज़ टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। तो इन सब के अलावा दो द्वीप समूह हैं इंडिया में। क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई देम? तो मैंने आपको दिखाई दिया। और आप जानते हैं कि आइलैंड क्या होते हैं? जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं वो आइलैंड्स होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक आइलैंड है जो समुद्र से उठा हुआ भाग हमें नजर आ रहा है, और आइलैंड्स का काफ़ी हिस्सा समुद्र के अंदर भी हो सकता है। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो लक्षद्वीप मालाबार कोस्ट ऑफ केरला के पास है, वो भी हम मैप में देखेंगे। और दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। तो यहाँ पे जो भी द्वीप हैं वो कोरल से बने हुए हैं। कोरल क्या होते हैं हम बाद में देखेंगे। अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड आमिनदीव। तो पहले इनको इन नाम से जाना जाता था, मतलब जो आइलैंड्स हैं उनके 3 डिवीज़न थे उस वक्त। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मिनिकॉय तो अलग से है ही है, और आमिनदीव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। तो 1973 में फिर इनका कंप्लीट एक ही नाम रख दिया गया, वो है लक्षद्वीप। इट कवर्स एन स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। छोटा है, मतलब ज़्यादा दूर का क्षेत्रफल नहीं है। कावाराती यहाँ की राजधानी है। कावाराती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। तो इस आइलैंड में तरह तरह के मैरीन फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, पौधे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। द पिट्ठी आइलैंड विच इज़ अनहेबिटेड। देखिए वहाँ पर लोग नहीं रहते पिट्ठी आइलैंड में। जो भी आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के, वो हर आइलैंड पे लोग नहीं रहते। और यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है। तो एमसीक्यू के लिए आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे क्वेश्चंस आपको बनाने चाहिए कि पिट्ठी आइलैंड पर क्या है, या बर्ड सेंचुरी लक्षद्वीप में किस आइलैंड पर है, राजधानी क्या है, लक्षद्वीप नाम कब रखा गया था, ये सब आपको नोट्स बनाने चाहिए। ये देखिए कोरल्स के बारे में दिया गया है। तो सर कोरल्स क्या होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में प्रवाल भी कहते हैं? तो वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। आप इन्हें अगर देखेंगे तो ये वैसे आपको स्टोनी स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे जो समुद्र के किनारे भी हो सकते हैं, ओशन और सीज के बीच में भी हो सकते हैं, और डिफरेंट शेप्स में। तो वास्तव में जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है वो है पॉलिप्स। तो ये अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बॉडी से जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको सीक्रेट करते हुए इसी का बना हुआ एक सुरक्षा कवच, जिसे कहते हैं अपने को गार्ड करने के लिए, जिसमें वो छुपकर ठीक से सुरक्षित रह सके, वो डेवलप करते हैं। और उसी में पॉलिप्स रहते हैं। मतलब ये इनका स्केलेटन कवर हो गया जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और इसमें ये रहते हैं। जनरली नॉकचर्नल होते हैं। ये हार्ड कोरल्स का निर्माण करते हैं क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ठोस ही होता है। और जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उसके टेंटिकल्स होते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पढ़ना नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि ये कॉलोनी में रहते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं। और नेचुरल डेथ जब किसी पॉलिप्स की होती है तो वो उसी स्केलेटन पे वो ग्रो हो जाता है दूसरा, मतलब ये अपनी कॉपी डेवलप करते चले जाते हैं। तो इस तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से रीफ टाइप की, दीवार टाइप की, मान लीजिए समुद्र है ना, और ये समुद्री इलाका है, यहाँ से इसका बीच है। तो यहाँ किनारे किनारे ये समुद्र के पानी के अंदर, मतलब इन्हें अगर उनकी जो कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं कि एक तो ठंडा पानी नहीं चाहिए, वार्म वाटर टेम्परेचर चाहिए होता है इन्हें, और मड फ्री वाटर चाहिए होता है। मटमैले पानी में ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, और ज़्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए, तब ये ग्रो करते हैं और अपनी कॉलोनी बसाते हुए चले जाते हैं। यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर है वो एक के ऊपर एक ग्रो करते चले जाते हैं। तो दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई ठोस स्टोनी स्ट्रक्चर बना हुआ हो।
एक प्रकार से इनका स्केलेटन होता है जो वो छोड़ते चले जाते हैं अपनी डेथ के बाद, और उस पर एक नया पॉलिप ग्रो कर जाता है। और जब ये इस तरह से ग्रो करते चले जाते हैं तो एक रीफ बन जाती है, एक दीवार सी बन जाती है। और अगर ये काफ़ी बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, कंसिडरेबल लेंथ की, तो उसे बैरियर कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है रीफ। ये 3 काइंड की होती हैं, एक तो बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, एटॉल्स। तो अगर जैसे मान लीजिए सी वाटर है पूरा, और ओशन का, सी का वाटर है, और इसके किनारे 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 इन्होंने डेवलप होना शुरू किया, ये बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो दीवार सी बन रही है ना, ये है रीफ। लेकिन ये काफ़ी दूर तक चली जाए, ये समुद्र के साथ साथ भी हो सकती है, समुद्र के बीच में भी बन सकती है। मीन्स कि अगर समुद्र के बीच में बनेगी, मतलब ये बीच है जो समुद्र का किनारा है, और ये वाटर है, और इसके बीच में अगर ये बनती है तो ये एक प्रकार से काफ़ी दूर तक जाती है, तो हम इसे बैरियर कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो समुद्र की लहरें आती हैं वो इनसे टकराकर जो इस सी का जो बीच वाला पार्ट है लैंड का, उसको सुरक्षित रखती हैं बैरियर्स। आपने ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा, जो कि अगर आप एरोप्लेन से सफ़र करते हैं तो वहाँ से भी दिखाई देती है। लगभग उसकी लेंथ आपको पता है कितनी है? अब लगभग कहा जाता है कि वो 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, क्योंकि ये बनती रहती हैं। ये कोरल डिपॉजिट्स बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमेशा इसी शेप में कोरल्स का डिपॉजिट नहीं होता, कोरल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो एक तो हो गया, अगर समुद्र के किनारे किनारे है तो वो फ्रिंजिंग रीफ हो गया, बीच में आ गया तो बैरियर रीफ हो गया, और एक एटॉल होता है। एटॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बीच में कोई माउंटेन का या वॉल्केनिक पोर्शन ऊपर उठा हुआ है, और ये ओशन में किनारे किनारे पानी है ही है इसके, तो अगर इसके आसपास अगर कोरल्स डेवलप होते हैं, बनते हैं, इनको मैं रेड पेन से आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप से अगर कोरल्स बनना शुरू हो जाते हैं, कोरल डिपॉजिट स्टार्ट होते हैं, कोरल फॉर्मेशन होता है, प्रवाल का निर्माण होता है, तो अगर ये धीरे धीरे डूबना शुरू कर देता है, ये जो माउंटेनस स्ट्रक्चर है, कोई वॉल्केनो भी हो सकता है, तो डूबते डूबते क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो फॉर्मेशन है ये कोरल्स का, ये तो रहता है, लेकिन ये धीरे धीरे डूबने लगता है, इसकी हाइट कम होने लगती है। एक समय ऐसा आ सकता है, मैं इसको मिटाता हूँ, कि ये धीरे धीरे पूरी तरह से डूब जाए, मतलब कि पता चला कि छोटा होते चले गया, और धीरे धीरे एकदम से गायब हो गया, और ये जो वाटर बॉडी है इसके अंदर पूरा का पूरा चला गया, मतलब समुद्र के अंदर। तो क्या होता है कि जो कोरल्स हैं ये अपनी जगह रहते हैं, और जबकि बीच का हिस्सा डूब चुका है। तो अब क्या स्थिति होगी आप ज़रा बताइए? यहाँ पर यही वाला वाटर आ जाएगा, मतलब इसके अंदर भी ये सी वाटर आ जाएगा, ये जो ओशन है उसका वाटर आ जाएगा, तो एक प्रकार से लेक सी बन जाएगी। और कहीं ना कहीं इसमें इनलेट्स ज़रूर होंगे, मतलब पानी आने के लिए इनलेट्स बने होंगे, जहाँ पर कोरल का डिपोजिशन नहीं हो पाया लहरों के आने की वजह से। तो इसका जल इसमें आता रहेगा, जाता रहेगा, तो बराबर इसको वाटर की सप्लाई होती रहेगी। तो ये जो गोल आप देख रहे हैं ना, लगभग इसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है एटोल का, जो मैंने फॉर्मेशन आपको बताया। और एक प्रकार की लगून लेक होती है। लगून मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। तो फ्रिंजिंग रीफ, किनारे किनारे बैरियर, ये हो गया जो जल को रोकता है, और ये हो गया एटोल फॉर्मेशन। इसमें देखिए एग्जांपल दिया गया है, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये कोरल्स के द्वारा बनाई गई रीफ, मतलब कोरल्स डिपॉजिट होते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है यही रीफ है, लाइक अ वॉल। बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, क्योंकि जो पॉलिप्स होते हैं ना उनके अंदर एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में एल्गी होते हैं, जो आपस में एक इनका रिलेशनशिप होता है, इनको एनर्जी देते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। इन्हीं की वजह से कलरफुल नज़र आते हैं, ये टूरिस्ट इनको देखने के लिए पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लगभग 0.01% होंगे पूरे वर्ल्ड में, मतलब मैरीन लाइफ को अगर हम देखें तो। लेकिन ये लगभग लगभग 25% जो डाइवर्सिटी है मैरीन लाइफ की, उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन्हीं में मछलियाँ रहती हैं, तरह तरह के जीव जंतु इन्हीं में रहते हैं, इन्हीं जो कोरल्स होती हैं। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हैं ये कोरल्स। देखिए इसमें लिखा भी गया है कि एटोल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड रीफ्स, जैसे घोड़े का खुर होता है ना, उस शेप में भी पाई जाती हैं। तो आपने समझ लीजिए कि कोरल्स क्या होते हैं। वास्तव में कोरल्स पॉलिप्स के द्वारा जो सिक्रीशन होता है, जो अपनी बॉडी से वो लिक्विड निकालते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, स्केलेटन बनाता है, उन्हें स्केलेटन से धीरे धीरे डिपॉजिट होते होते कोरल्स से रीफ बन जाती है। वो रीफ के 3 प्रकार आपको मैंने बताया है, एक फ्रिंजिंग रीफ हो सकती है, बैरियर रीफ हो सकती है, और एटॉल फॉर्मेशन भी हो सकता है। इनके सब के एग्जाम्पल वर्ल्ड में मौजूद हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? हमने पढ़ा कि पहले इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स थे, लक्काडीव, मिनिकॉय, अमिनडीव। अभी हम इनको मैप में देखेंगे, और इनकी संख्या कुल है 36।
जिनमें से 11 और कहीं कहीं आपको 10 पढ़ने को मिलेगा जिन पर लोग रहते हैं। जैसे पिट्टी आइलैंड यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, जो कि बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है। कहाँ गया? ये रहा पिट्टी आइलैंड। और यहाँ पर लोग नहीं रहते, लेकिन अगल बगल के आइलैंड के लोग यहाँ पे आते हैं। हालांकि अब यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए रोक लग सकती है, क्योंकि लोग जो बर्ड्स आती हैं उनके एग्स की चोरी करते हैं, हानि पहुँचाते हैं। कोरल्स भी अब खतरे में है। कोरल ब्लीचिंग है, जो कि अब यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो ये ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा। बस समझ लीजिए कि कोरल ब्लीचिंग से जो पॉलिप्स हैं इनकी डेथ हो जाती है, कोरल डिपॉजिट्स नहीं हो पाते। तो हम एक लक्षद्वीप का मैप ले लेते हैं। देखिए लक्षद्वीप, अब ये छोटा नज़र आ रहा है, मैं इसको बड़ा भी करूँगा। छोटे में पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, यहाँ पर कुछ आइलैंड्स, ये मेनली वो आइलैंड्स हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। कावाराती यहाँ की राजधानी है और सिंगल डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की ये लक्षद्वीप। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, लगभग इसमें 36 छोटे बड़े आइलैंड्स हैं। सबसे बड़ा है मिनिकॉय, जो कि यहाँ पर आप शो हो रहा है, और ये कोरल से बने हुए हैं। फ्लैट टॉपोग्राफी है। फ्लैट टॉपोग्राफी का मतलब ये है कि इनकी ऊंचाई जो द्वीप है यहाँ पर, देखिए इसमें काफ़ी तो समुद्र में धंसे हुए हैं। मैं आपको बिंग या गूगल मैप्स का सहारा लेके दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ, अगर हो सकेगा तो मैं इसमें भी करूँगा। फ्लैट टॉपोग्राफी है, माउंटेनस पीक्स नहीं पाई जाती हैं, और साइक्लोन्स रेयर हैं इसमें। अरेबियन सी में है ये। कौन से सी में है? अरेबियन सी में। देखिए हमने कितनी इन्फॉर्मेशन ले ली धीरे धीरे, इन्हीं से MCQs बन जाते हैं। और छठा है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अर्थक्वेक वगैरह यहाँ पे ना के बराबर हैं, मतलब आते नहीं हैं यहाँ पे। और चूँकि इनकी हाइट कम है, मतलब जो वाटर है इनके बीच में जो आइलैंड्स हैं, उठे हुए हिस्से हैं, तो वाटर लेवल जब सी लेवल बढ़ेगा तो इनके डूबने का खतरा है, क्योंकि इनकी ऊंचाई बहुत कम रहती है। इनका वॉल्केनिक और माउंटेनस ओरिजिन नहीं है। हाँ ये है कि जो मैंने आपको रीयूनियन हॉट स्पॉट बताया था, तो धीरे धीरे उसी से कहीं ना कहीं इनका लिंक बनता ज़रूर है। कोई वैली नहीं, कोई माउंटेन नहीं, हिल्स नहीं, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। और केरला से, मतलब यहाँ केरला है, यहाँ से लगभग, या मालाबार आप कोस्ट कह सकते हैं, इनकी दूरी जो बनेगी वो बनेगी लगभग 280 से लेके और 480 किलोमीटर तक। आप एक एवरेज बता रहा हूँ, इस फिगर में आपको डिफरेंस भी देखने को मिल सकता है। और इसमें कुछ चैनल्स हैं जो अभी आप जान लीजिए, हमेशा आपको याद रहना चाहिए। दरअसल इसमें जो डिग्री जो लिखी 9 डिग्री चैनल है, उसके बाद 8 डिग्री चैनल है। ये जो लैटिट्यूड्स होती है ना, जो मैंने आपको बताया था, तो जैसे 8 डिग्री लैटिट्यूड पे चैनल है। चैनल का मतलब एक वाटरवे जो दो आइलैंड्स को जोड़ता है, मतलब दो आइलैंड के बीच में होता है। ये स्टेट से डिफरेंट होता है। जो स्टेट होती हैं वो भी इसी तरह की होती हैं, लेकिन वो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ती हैं। और ये जो वाटरवे है, अब देखिए यहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड कितनी दूर में है, यहाँ पे है। तो ये जो 9 डिग्री चैनल है, ये लक्षद्वीप के और द्वीपों से मिनिकॉय को अलग करता है। मतलब ये मिनिकॉय आइलैंड, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप का, और जो अदर आइलैंड्स के बीच में है 9 डिग्री चैनल, ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। और इसकी जो चौड़ाई है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्थ साउथ, वो लगभग 200 किलोमीटर है। और जो 8 डिग्री चैनल है, इसके बाद मालदीव पड़ता है। मतलब एक प्रकार से जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो और मालदीव आइलैंड्स के बीच में है ये। अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं मालदीव की लोकेशन कहाँ पे है, इसी के नीचे है। या आप कह सकते हैं कि जो 8 डिग्री चैनल है वो बाउंड्री का भी काम करती है मालदीव और भारत के बीच में। यहाँ पे जो, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो अगाथी आइलैंड है, ये यहाँ पे एक एरोड्रम भी है, हवाई पट्टी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये अरेबियन सी में है ना। यहाँ से देखिए इस प्रकार से, जो आप छोटे में देख रहे थे अब आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मिनिकॉय। तो मेरे ख्याल से लक्षद्वीप के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम चलते हैं, देखते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में क्या दिया गया है। नाउ यू सी द इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स, मतलब लंबी खिंची हुई चेन आइलैंड्स की, जो बे ऑफ बंगाल में है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हम कई बार इनका नाम लेते हैं, लेकिन आज हम इनके बारे में कुछ जानकारी भी हासिल करेंगे। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। देखिए साइज में भी बड़े हैं, इनकी संख्या भी ज़्यादा है और काफ़ी फैले भी हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। तो ये जो आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इनकी 2 कैटेगरी हैं बड़ी। तो एक तो है द अंडमान, जो नॉर्थ में है, और निकोबार साउथ में है। अंडमान निकोबार आइलैंड के नॉर्थ में अंडमान और साउथ में निकोबार। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन्स। वो मैं भी आपको बताऊंगा, जो मैंने शुरू में दोनों में अंतर बता दिया था कि वास्तव में जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं ये समुद्र में डूबे हुए पहाड़ों पर बसे हुए हैं। मतलब दीज आइलैंड्स आर ऑफ माउंटेनस ओरिजिन।
दीज आइलैंड्स ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अच्छा, भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी मतलब फ़ायदेमंद है ये, वो मैं भी आपको बताऊंगा। देर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। देखिए डाइवर्सिटी यहाँ भी पाई जाती है, यहाँ भी पाई जाती है। और जैसे मैंने बताया कि ये जो पूरी तरह कोरल से बने हैं, तो ये पूरी तरह कोरल से नहीं बने हुए हैं। ये अभी मैं मैप में आपको दिखाऊंगा, वास्तव में तो वहाँ बताऊंगा। तो यहाँ भी डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना पाई जाती है। दीज आइलैंड्स लाइक क्लोजर टू द इक्वेटर, इक्वेटर के नज़दीक हैं, और इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ की है। और यहाँ पे घने जंगल भी पाए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। और साथ में यहाँ लिखा भी गया है कि इंडियाज़ ओनली एक्टिव वल्केनो ग्रुप बैरन आइलैंड, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। तो मैं अभी आपको मैप पे लेके चलता हूँ, उसमें दिखाता हूँ। देखिए ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अब ये छोटे में आप देख रहे हैं, तो एक हल्का सा यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि ये भी नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में इस तरह से डिवीज़न है यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, और लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार, जो सबसे बड़ा आइलैंड है इसका, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है। और यहीं पे आपको इंदिरा पॉइंट मिलता है लास्ट में। और इसमें भी आप एक चैनल के बारे में पढ़ेंगे, वो है 10 डिग्री चैनल। तो चलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए मैंने आपको बड़ा कर दिया मैप को। अब आप देखिए यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में है, वो अरेबियन सी में था लक्षद्वीप। और यहाँ पे जो द्वीप आप देख रहे हैं ये म्यांमार के हैं। ये कोको चैनल आप देख रहे हैं, जहाँ पे चाइनीज़ आर्मी ने अपना, नेवी ने अपना अड्डा बनाया हुआ है, जो कि भारत के लिए ख़तरनाक भी है, जो मैंने अभी लास्ट में पढ़ा था ना कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। तो इस प्रकार से इंडिया के लिए ये डिफेंस और मिलिट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉर टाइम में ये हमारी मदद कर सकते हैं द्वीप हमारे। हम यहाँ पे अपने स्टेशंस बनाए हुए हैं हम लोगों ने, हमारी आर्मी यहाँ पे रहती है। तो एक नेवल पावर हमें ये जो आइलैंड्स हैं देते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया था इनका माउंटेनस ओरिजिन है। अभी मैं जो मैं बुक में दिया गया है इस चैप्टर का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो माउंटेनस ओरिजिन है। तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे जो इसकी हाइट दी गई है 732 मीटर है, कहीं कहीं 731 मीटर पढ़ने को मिलती है। और यहाँ पे ये रहे दो वॉल्केनिक आइलैंड्स। ये है बैरन आइलैंड, जो कि एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड है, और ये है नारकोंडम, जो कि अभी ये एक्टिव नहीं माना जाता है। इसके अलावा और भी यहाँ पे माउंटेनस पीक्स हैं। लक्षद्वीप की जो टोपोग्राफी थी वो हम जानते थे कि वहाँ की जो टोपोग्राफी वो फ्लैट है, वहाँ पे हिल्स वगैरह नहीं है, वैलीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर माउंटेन्स हैं कुछ आइलैंड्स पे, इसलिए वहाँ पर पीक भी दिखाई दे रही है आपको। सबसे ऊंची पीक है सैडल पीक। इसी प्रकार नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, और इसी साउथ अंडमान में ये पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। लक्षद्वीप में कोई भी हाईवे नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाईवे है। अब पता नहीं क्या नंबर होगा, लेकिन NH4 हाईवे है, जो यहाँ पर एक टाउन है, पता नहीं यहाँ दिया गया है कि नहीं दिया गया है। हाँ ये दिया गया है। ये जो डिगलीपुर आप देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ से लेके ये देखिए चला आ रहा है हाईवे, ये पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट करता है। और एरोड्रम भी है पोर्ट ब्लेयर में, जिसे वीर सावरकर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आपको जो हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये समुद्र में डूबे हुए हिस्से भी हैं। घने जंगल पाए जाते हैं यहाँ पे, वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना और कोरल्स भी हैं। वहाँ पे मिनिकॉय काफ़ी दूर था। यहाँ पे देखिए जो अंडमान द्वीप समूह है, अभी हम ये जो देख रहे हैं ये अंडमान आइलैंड्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये है लिटिल अंडमान, और इसके बाद नीचे 10 डिग्री चैनल है, जो 10 डिग्री लेटीट्यूड है उस पर है, इसलिए 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पे भी जलधारा बहती है, और इसकी जो चौड़ाई है ऐसे ऐसे वो लगभग 150 किलोमीटर है। और अगर ऐसे ऐसे लंबाई देखें तो ये लगभग 10 किलोमीटर लंबा है। इन चैनल्स के नेम इन्हीं लेटीट्यूड पे जिस पर ये है उस पर उनका नाम पड़ गया है। तो अंडमान और नीचे जो निकोबार हम पढ़ने जा रहे हैं उनके बीच में ये 10 डिग्री चैनल है। मीन्स 10 डिग्री चैनल लाइज बिटवीन द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये दोनों को अलग करता है, दोनों के बीच में है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से कार निकोबार आता है, फिर धीरे धीरे यहाँ हम आते हैं तो यहाँ पे लिटिल निकोबार, और फिर यहाँ पे ग्रेट निकोबार, और यहीं पे है इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो आइलैंड्स हैं कुल मिला के छोटे बड़े, वो हैं 572 आइलैंड्स और जो छोटे द्वीप हैं आप आइलैंड्स कह सकते हैं उनको। और ये समुद्र के अंदर जो ऊपर उठा हुआ पहाड़ी और हिली पार्ट है उस पर ये आइलैंड्स हैं। मतलब ये एक प्रकार से पहाड़ के ऊपर उठे हुए हिस्से ही आइलैंड्स जो जो समुद्र के अंदर हैं, जो हिस्सा ऊपर, जैसे मान लीजिए समुद्र के अंदर ये हिस्सा है पानी के अंदर, तो ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो ऊपर हिस्सा उठा हुआ है वही आइलैंड्स हैं। इनका माउंटेनस ओरिजिन है। इसमें से कुछ वॉल्केनिक में है, जैसे हमने देखा था कि नारकोंडम और बैरन, जो आपकी बुक में भी लिखा गया है, ये एक्टिव वॉल्केनो है। भारत में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, वो है बैरन आइलैंड, जो ये है। और अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं,
जो कि वहाँ पे नहीं आते थे। यहाँ पे साइक्लोन्स भी आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं साइक्लोन्स जो होते हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो इंडिया का जो मैप है आप जानते हैं, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो भारत के तट से टकराएंगे, और लक्षद्वीप में वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो भारत की तरफ नहीं आएंगे, वो इधर चले जाएंगे। तो यहाँ पे चक्रवात से भारत को पानी भी बरसता है, हानि भी होती है। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अपनी जनजातियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो पूरे विश्व में सबसे पुरानी जो जानकारी जिन जनजातियों की है ट्राइबल पीपल की, वो यहाँ रहते हैं। जैसे ओंग का नाम आपने सुना होगा, ओंग जनजाति, आप इसे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में और आप देखेंगे अभी भी वो उसी स्थिति में जैसे हम आदि मानव के बारे में पढ़ते थे। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक, जो 731-32 ऐसे मिलती है, 731 मीटर। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। मेरे ख्याल से अब आपको काफ़ी जानकारी हो गई होगी। ज़रा बताइए, सी लेवल अगर बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा किसको नुकसान पहुंचेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को कि लक्षद्वीप को? जी हाँ, लक्षद्वीप आइलैंड्स को। तो इसमें जो भी दिया था हमने इसको पढ़ लिया। एक बार हम फिर से जो मैप दिया गया है बुक में उसे हम देखते हैं। देखिए, ये जो हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं इधर जाके पूर्वांचल के रूप में इधर मुड़ती हैं साउथ की तरफ, और धीरे धीरे नीचे ये म्यांमार होते हुए और ऐसे समुद्र के अंदर अंदर नीचे तक चली गई हैं। तो ये एक प्रकार से वही जो म्यांमार में जो पर्वत श्रृंखला जिसे अराकान योमा कहा जाता है, उसी का एक्सटेंशन है ये, जो समुद्र के अंदर अंदर हैं। और उनका जो ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है वही ये आइलैंड्स हैं। तो आपको समझ में आ गया। और ये फोल्डेड है, जैसे हिमालय पर्वत का जो स्ट्रक्चर है, जो कंपोजिशन है, वो यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, ये मैं यहाँ पे एक एरियल मैप इंडिया का दिखा रहा हूँ, और इसमें देखिए आप, ये है यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर दें तो जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, और मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये देखिए यहाँ पे कवरत्ती आइलैंड है और मिनिकॉय दूर होगा। ये देखिए, ये है मिनिकॉय आपका। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ तो नज़र आएगा आपको। देखिए मिनिकॉय आइलैंड, और इसको थोड़ा छोटा करें तो इधर पे है 9 डिग्री चैनल, और इधर पे है, मतलब ये मिनिकॉय आइलैंड जो आपको दिखाई दे रहा है ये, और इसके बीच में 8 डिग्री चैनल, और ये है मालदीव। ये पूरा पूरा मालदीव। तो 9 डिग्री चैनल इधर, 8 डिग्री चैनल इधर। अब आते हैं हम यहाँ पे, अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाएं तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको पिछली बार रीयूनियन हॉट स्पॉट के बारे में बताया था, और किस प्रकार से ये धीरे धीरे इस प्रकार से इसका पूरा ट्रेस बना हुआ है, जो डेक्कन प्लेटो में जब हम डेक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ रहे थे, तो देखिए इसी रास्ते पे ये पड़ता है धीरे धीरे। अब आते हैं हम यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये पहाड़ियाँ हैं, ऐसे जाके मुड़ी हैं, और ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ फिर ये म्यांमार में होते हुए, जहाँ पे इनको अराकान योमा कहा जाता है, ऐसे करके ऐसे आकर के देखिए ऐसे आई हुई है। तो ये सबमरीन माउंटेन इसलिए कहा गया, सबमरीन का मतलब जो समुद्र में कुछ हिस्सा ऊपर निकला हो, कुछ हिस्सा नीचे डूबा हो। तो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, इनको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एक प्रकार से समुद्र में डूबे हुए पहाड़ियों के हिस्से हैं। और ये पहाड़ियाँ वही हैं जो हिमालय पर्वत पूर्वांचल, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, उसके बाद धीरे धीरे ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ फिर यही प्रवेश कर गई हैं इधर नीचे म्यांमार में, जिन्हें अराकान योमा कहा जाता है। फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे करके ये पूरी निकल गई हैं। तो इन्हीं पहाड़ियों पर ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इनके ऊपर उठे हुए हिस्से, नीचे डूबे हुए हिस्से हैं। और मैंने आपको थोड़ा टेक्टोनिक प्लेट के बारे में बताया था, बीच बीच में बताता रहता हूँ। तो इधर की प्लेट और इधर की प्लेट आपस में टकरा रही है, मतलब इंडियन प्लेट और म्यांमार की प्लेट, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है यहाँ पे। और यही वजह है कि यहाँ पे वॉल्केनिक ओरिजिन भी है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आपको बैरन आइलैंड है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बैरन आइलैंड है। और इसके बाद यहाँ पे इधर सीध में आपको मिलेगा नारकोंडम आइलैंड, ये रहा आपका नारकोंडम आइलैंड। यहाँ पे वॉल्केनिक ओरिजिन है। देखिए आपको देख रहे हैं ना, ये ऊपर उठे हुए हिस्से ये समुद्र के अंदर है, ऊपर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं ये, लेकिन ये हिस्सा समुद्र के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है अंदर ही अंदर। और ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पे है। देखिए, अगर हो सके तो मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। जो क्वींसलैंड है उसके सामने ये रही ग्रेट बैरियर रीफ। ये देखिए आप, ये देखिए पूरी की पूरी रीफ, कितनी बड़ी रीफ है, लगभग 2000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये है ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसी के साथ ये ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।